हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? तो केमिकल काइनेटिक्स होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शंस एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड। दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। यानी केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? इस ब्रांच, ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, इसमें हम स्टडी करते हैं रिएक्शंस के रेट, किस रेट से रिएक्शन हो रही है और स्पीड, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं और क्या मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन की। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, हमें क्यों जरूरी है ये स्टडी अध्ययन करना, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे डेली लाइफ में भी इसका इम्पोर्टेंस है और हर जगह इसका इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी छोटी सी बात ले लीजिए कि आप गर्मियों में कोई भी, आप अपने घर में आसपास ही देख लीजिए, रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो समझिए आप। आप घरों में अपने देख लीजिए, खाना बनाया जाता है और अगर गर्मियों के दिन है, जैसे आजकल के दिन है या और मई जून के दिन है, गर्मियों के दिन है, तो क्या होता है, खाने को तुरंत उठा करके खाना ठंडा हुआ और उसको फ्रिज में रख दिया। ठीक, लेकिन अगर सर्दियां हैं तो फिर खाना बनाया, खाना फ्रिज में नहीं रखा जाता है। जब मिल्क है, आपने देखा होगा ना अपने घर में, मिल्क को आजकल फटाफट गर्म किया, थोड़ा ठंडा हुआ, फ्रिज में रख दिया। और सर्दियां हैं तो ऐसे नहीं होता है, बाहर ही रखा रहता है। उसका कारण क्या है? इसका कारण है द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली नो द रेट ऑफ रिएक्शन। वो जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी उनको पता है कि गर्मियां हैं यानी टेम्परेचर ज़्यादा है तो फूड जल्दी खराब हो जाएगा, सर्दियां हैं टेम्परेचर कम है तो फूड देर में खराब होगा। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या पढ़ रहे हैं, उनको किस चीज़ की जानकारी है? रेट ऑफ रिएक्शन की जानकारी है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है या उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं या फिर उसकी मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, भले वो डेली लाइफ हो या कुछ और हो। ठीक, एक एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे डेली लाइफ में जो रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड हैं, जिसमें आप ये नहीं जानते हो कि ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है, पर हाँ आप वो चीज़ समझ रहे हो, कर रहे हो, मतलब आपको वो चीज़ आती है, आपके दिमाग में अननोइंगली है। ठीक है, ये जैसे सब्जी है, फल है, उसको थोड़े ज़्यादा दिन तक ताज़ा रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। फ्रिज में क्या होता है, क्यों फ्रिज में स्टोर करते हैं, बाहर क्यों नहीं स्टोर करते हैं? क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ बैक्टीरियल जो डिकम्पोजिशन है वो वहाँ कम है ना। और बाहर हमने रखा छोड़ दिया तो बाहर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, फूड जल्दी स्पॉइल हो जाएंगे क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव होंगे ज़्यादा टेम्परेचर पर। जैसे आजकल बरसात का टेम्परेचर है तो आजकल के टेम्परेचर में आप बाहर रख दीजिए कोई चीज़, फल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो जल्दी खराब हो जाएंगे। और आपने उसको अंदर रख दिया फ्रिज में तो वो कम खराब होगा क्योंकि उसका क्या हो गया, टेम्परेचर कम है तो बैक्टीरिया की एक्शन की स्पीड कम है ना। अब बाजार से आता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैम, जेली, अचार, मक्खन, उसमें क्या मिला देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मिलाने का कारण क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाए। रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा तो डिकम्पोजिशन देर में होगा, रेंसिडिटी देर में होगी, खराब देर में होगा। तो दिस इज द importance of chemical kinetics in our daily life. So all of you must read this chapter, study this chapter very carefully. It will be also useful for your daily life. ठीक है, तो चलिए come to the topic. That was the introduction of chemical kinetics. तो rate of reaction है क्या? ठीक, अब ऐसे समझ लो, जब आप सपोज साइकिल से कहीं जा रहे हैं तो आप 15 मिनट में कितने दूर चलेंगे, वो डिस्टेंस आपने वो डिस्टेंस कितने मिनट में कवर की।
आपसे अगर पूछा जाएगा आपका स्पीड क्या है तो आप बताओगे इतने मीटर पर मिनट या इतने किलोमीटर पर मिनट या इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम साइकिल से गए। और आपसे कह दिया जाए आप उसी डिस्टेंस तक पैदल जाइए, पैदल जब आप जाएंगे उसी डिस्टेंस को कवर करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू साइकिल। तो जब आप पैदल जाएंगे तो आपने डिस्टेंस उतनी कवर करने में टाइम ज़्यादा ले लिया, तो आप कैसे निकालेंगे? स्पीड कैसे निकालते हो? डिस्टेंस कवर बाय टाइम, यानी रेट। रेट ही तो हुआ, चलने का रेट, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो स्पीड आप कैसे निकालते हो? डिस्टेंस कवर्ड बाय यू इन विच टाइम, तो डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे करके आप निकाल लेते हो। बट केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे निकालेंगे? केमिकल रिएक्शन में तो रिएक्टेंट कोई डिस्टेंस कवर नहीं करता है, ना प्रोडक्ट कोई डिस्टेंस कवर करता है, वो तो चलता नहीं है ना। फिर आप कैसे निकालेंगे? केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम ये देखते हैं कितना रिएक्टेंट था और कितना बचा, मतलब कितना कंज्यूम हो गया कितने टाइम में, तो उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। या प्रोडक्ट कितना था अब कितना हो गया, यानी कितने टाइम में कितना बढ़ गया, उससे निकालते हैं। तो यहाँ पर यानी केमिकल काइनेटिक्स में हम या केमिकल्स के लिए या केमिकल रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम दोनों तरीके से निकालते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के टर्म्स में भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या होता है? कंज्यूम होते हैं। कंज्यूम होते हैं मतलब उनका अमाउंट घटता है, मोलर कंसंट्रेशन घटता है विद टाइम। तो rate of decrease of concentration of reactant is called as the rate of reaction in terms of reaction। मतलब जो rate of reaction है, हम केमिकल रिएक्शंस हैं जो केमिस्ट्री में हम दोनों के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आए बात कि रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या है। पहले ये तो समझ ही गए आप, द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ये करिए, डिक्रीज ऑब्लिक एक वर्ड जोड़ लीजिए, इंक्रीज, ठीक है। डिक्रीज या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट। जैसे ये और लिखा है ना, और का मतलब यही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। समझ जाइए कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा टाइम के साथ और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो जब आप इन डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो उधर क्या है? डिक्रीज के साथ क्या है? इज द ये डिक्रीज के साथ क्या है? रिएक्टेंट डिक्रीज होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। और प्रोडक्ट जो होता है, तो ऑब्लिक करके प्रोडक्ट की बात लिखी है, तो प्रोडक्ट क्या होता है? टाइम के साथ बढ़ता है, यानी इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इंक्रीज अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो रिएक्टेंट होगा और अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो प्रोडक्ट होगा। तो एक कॉमन बात यहाँ पर लिखी है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इज द डिक्रीज और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। एनी वन मतलब अगर रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा है तब भी केवल एक रिएक्टेंट के टर्म्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप आगे अभी पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे तब। ऐसे ही प्रोडक्ट भी अगर दो हैं या दो से ज़्यादा है तो हर प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर टर्म लिखा है एनी। कोई भी एक रिएक्टेंट हो या कोई भी एक प्रोडक्ट हो, उसका इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है पर यूनिट टाइम, उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं एक रिएक्शन को जिसमें R इज इक्वल टू P। R यहाँ पर है रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है इसमें और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने रिएक्टेंट को ऐसे ही सिंबल मन से दे दिया R और प्रोडक्ट को सिंबल दे दिया P। हम रिएक्टेंट को A भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट को B भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी आए वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ती थी, मतलब स्कूल कॉलेज में इन 12th क्लास, तो हमारे जो हमको एक सर पढ़ाते थे वो ऐसे लिखा R इक्वल टू P और उसके बाद उन्होंने सब कुछ ड्राइव कर दिया और हम बैठे यही सोचते रहते थे कि ये R P में कैसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए आपकी जो मर्जी हो आप इसको समझ लीजिए कि R क्या है। R हमने एक सिंबल रख दिया। एक्चुअल केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक। केमिकल रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्टेंट कोई भी हो, XYZ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है रिएक्टेंट का,
तो उसको हमने कोई भी रिएक्टेंट है, हमने उसको जनरल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एक सिंबल दे दिया R, और प्रोडक्ट को एक सिंबल दे दिया P। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट करता है और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। So this is the symbol for reactant and this is the symbol for product. अब देखें रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा। रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वही तो हुआ, यहाँ से आपने पढ़ा ना, रेट ऑफ डिक्रीज या रेट ऑफ इंक्रीज। रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हो तो रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख रहे हो तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द concentration of product. So rate in terms of reactants is equal to rate of disappearance of R, यानी reactants के disappearance होने की rate। तो rate हम कैसे निकालेंगे reactant के disappearance होने की, कितना कंज्यूम हुआ डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम निकालेंगे, क्योंकि चलता थोड़ी है कि डिस्टेंस कवर करेगा, उससे हम निकालेंगे, है ना। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर कैसे निकालेंगे, और रेट कैसे निकालेंगे आर के डिसअपियर होने की मतलब कम होने की, यानी कंज्यूम होने की रेट क्या होगी, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आर ने कितना कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर, आर को हमने डेल्टा आर से डिनोट कर दिया। डेल्टा आर मतलब चेंज हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियली जितना कंसंट्रेशन था फाइनली इतना रह गया, तो हम फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल घटाएंगे तो डेल्टा आर मान लो आ गया। डेल्टा आर मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल किया तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब नोटिस करिए यहाँ मैंने रेड कलर से ये माइनस साइन लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिखते हैं तो हमेशा यहाँ पर माइनस साइन लगा करके ही लिखा जाता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये अलग से 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेगेटिव साइन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट के टर्म में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ये है, आप समझिए कि रिएक्टेंट का जब हम कंसंट्रेशन चेंज निकालेंगे तो C2 माइनस C1 करते हैं, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ C2 घटेगा बढ़ेगा। मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन उसका C1 था और टाइम T के बाद उसका कंसंट्रेशन हो गया C2, तो C2 और C1 में कौन बड़ा होगा। इनिशियली कंसंट्रेशन तो बहुत था, फिर धीरे धीरे कंज्यूम हुआ, जितना भी टाइम वो रिएक्शन किया वो कंज्यूम हुआ। तो जब C2 कंसंट्रेशन है वो कम होगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, C2 कम होगा। तो कम कंसंट्रेशन C2 माइनस C1 जब हम करेंगे, यानी कम में से ज़्यादा को घटाएंगे संख्या को, तो वो जो कंसंट्रेशन चेंज है यानी डेल्टा आर हमारा माइनस में आ जाएगा, डेल्टा आर माइनस में आ जाएगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो माइनस नहीं हो सकती है। जैसे हम यहाँ से चल के वहाँ तक गए तो हमारी 0 है, 0 से हम वहाँ चले गए तो हमारी कुछ स्पीड बढ़ेगी ना। रेट ऑफ रिएक्शन कभी माइनस हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिएक्टेंट तो कंज्यूम होगा ही तभी तो रिएक्शन होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस नहीं हो सकती है, इसलिए रिएक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन लगाया जाता है, क्योंकि C2 माइनस C1 आता है माइनस C, यानी माइनस डेल्टा C या माइनस डेल्टा आर मान लो। तो माइनस इंटू माइनस साइन जब हो जाता है, माइनस इंटू माइनस कंसंट्रेशन, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो रेट हमेशा प्लस में आती है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी माइनस हो नहीं सकती, क्योंकि रिएक्शन तो तभी होगी जब रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, और रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे तो C2 विल बी स्मॉलर देन C1, C2 स्मॉलर होगा C1 से। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो माइनस नहीं है, रिएक्शन हुई तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, इसलिए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि वो पॉजिटिव निकले, इसके लिए हम माइनस साइन पहले से लगा देते हैं। तो C2 माइनस C1 जब माइनस साइन के साथ उसकी वैल्यू रखी जाएगी तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब ये देखिए हियर
स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द मोलर कंसंट्रेशन। ये वाली बात ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी का मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरह से, ये ध्यान रखिए। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द मोलर कंसंट्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने की बात। अगर आपने नहीं समझी तो गड़बड़ी हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे, क्वेश्चन के एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है इस चैप्टर पर, आगे आप अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलर कंसंट्रेशन बताया, मतलब हमने क्या लिखा है इसको, केमिस्ट्री की भाषा में हम इसको पढ़ेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा, मतलब कंसंट्रेशन चेंज, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा आर, ये पढ़ेंगे हम। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं पढ़ेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं पढ़ेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा आर। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चों, रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट पी, यानी प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये होगा इन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पी, यानी प्रोडक्ट पी के अपीयर होने की रेट, क्योंकि इनिशियली तो रिएक्शन स्टार्ट होते समय प्रोडक्ट नहीं थे, केवल रिएक्टेंट था, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा समय के साथ। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पी कैसे निकालेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाई टाइम, यानी पी के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ वो, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन रखेंगे डेल पी अपॉन डेल टी, यानी रेट के टर्म, रेट जब हम प्रोडक्ट के टर्म्स में निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लिख रहे हैं, और जब रेट हम रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाल रहे हैं तो नेगेटिव साइन लिख रहे हैं। नेगेटिव साइन का मैंने रीजन आपको बताया था, क्या रीजन था, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज विद टाइम, है ना। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम, so concentration means delta C becomes negative, and to make the rate of reaction positive, minus sign is put, so minus and minus into minus will become positive. In significance of positive sign in rate in terms of product के terms में जब हम rate of reaction निकालते हैं तो वहाँ पे positive sign का क्या significance है ये आपको लिखना है। ठीक, लिख देंगे वही कि C2 ज़्यादा होता है, क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो C2 माइनस C1 पॉजिटिव आएगा, C2 माइनस C1 पॉजिटिव है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ रखते हैं। ठीक है, तो यह हमेशा याद रखना है, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है रिएक्टेंट के टर्म्स में माइनस साइन और प्रोडक्ट के टर्म्स में पॉजिटिव साइन रखा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया PCl5 का, तो PCl5 में ये डिकम्पोज हुआ PCl3 में और Cl2 में, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ PCl5 क्या होगा, रेट इक्वल टू, क्योंकि PCl लिखने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप ये PCl5 रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है। PCl5 है रिएक्टेंट, इसका मतलब ये घटेगा, पहले से सोच करके रखना, सोच करके लिखोगे तो सही होगा। घटेगा मतलब रिएक्टेंट है, घटेगा इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा, माइनस डेल PCl5 बाई डेल टी। रेट इन टर्म्स ऑफ PCl3 एंड Cl2, तो PCl3 और Cl2 क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये टाइम के साथ बढ़ेंगे तो C2 ज़्यादा होगा, C2 माइनस C1 पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम पॉजिटिव साइन ही के साथ रख देंगे। तो रेट इक्वल टू पॉजिटिव डेल PCl3 अपॉन डेल टी एंड रेट इक्वल टू पॉजिटिव डेल Cl2 अपॉन डेल टी। अब क्वेश्चन आता है, इन तीन जो रेट ऑफ रिएक्शन आपने तीन निकाल दिए, रिएक्शन एक ही है पर रेट ऑफ रिएक्शन तीन निकाल दिए, तीनों के टर्म में, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा, जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इससे कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, इसके टर्म में क्या होगा, अलग अलग बिल्कुल नहीं होगा, तीनों के टर्म में रेट ऑफ जो रिएक्शन है दैट विल बी सेम। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेट, यानी अबव थ्री रेट्स में क्या रिलेशन होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस डेल PCl5 अपॉन डेल टी प्लस डेल PCl3 अपॉन डेल टी इक्वल टू प्लस डेल Cl2 अपॉन डेल टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह का, ये कोई एग्जांपल दे दिया और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पर्टिकुलर इसके टर्म में रेट बताइए, इसके टर्म में रेट बताइए, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इस टाइप से क्वेश्चन
ये A+ ग्रेड का इम्पोर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाना है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों पिछले रिएक्शन में जो एग्जाम्पल था उसमें आपने देखा था कि कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था। अब क्या होगा, यहाँ देखिए एक हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो रिएक्शन जब हो रही है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आर कंज्यूम्ड एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज फॉर्म। तो यहाँ पे इनका कंज्यूम होने का रेट इसका सबसे ज़्यादा है, इसका बनने का सबसे ज़्यादा है, इसका कंज्यूम होने का नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज होता है बैलेंस्ड रिएक्शन में, तब हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रहे। उस कंडीशन में जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय हम क्या करते हैं, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको इस तरह से लिख देते हैं कि अमोनिया है, अमोनिया का यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल्स खर्च हो रहा है जबकि इसका 1 बन रहा है और इसके 3 बन रहे हैं। तो तीनों के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर करने के लिए क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इधर अपोन में ले आते हैं। जैसे रेट इन टर्म्स ऑफ अमोनिया इज -1/2 del NH3 by del T। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ ले आए हम। रेट इन टर्म्स ऑफ N2, यहाँ कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था तो सिंपली ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ H2 यहाँ 3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमने यहाँ ले आया है 1/3। तो जब भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तो उसको इस तरह से यूज करेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि बच्चे वाली गलती करते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम और उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों की आदत पड़ी हुई है ना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में लगाने की, तो यहाँ भी कभी कभी गलती कर देते हैं बच्चे, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना लिख करके यहाँ पावर लगा देते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखिए रिलेशन बिटवीन द 3 रेट्स, इन तीनों रेट्स में रिलेशन क्या होगा, तीनों रेट्स बराबर होंगे। -1/2 del NH3 by del T इक्वल टू प्लस del N2 by del T प्लस इक्वल टू प्लस 1/3 del S2 by del T। तीनों के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा विद रेस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचे या टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ खींचेंगे तो क्या हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपके सामने ये एक ग्राफ है, देखिए यहाँ पर ये ग्राफ है। ये ग्राफ क्या शो करता है, देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन घट रहा है। कंसंट्रेशन यहाँ पर देखिए किसके टर्म्स में कंसंट्रेशन घटता है, रिएक्टेंट के टर्म्स में घटता है या प्रोडक्ट के टर्म्स में घटता है, यानी किसका कंसंट्रेशन घटता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट्स आर डिक्रीजिंग क्योंकि वो कंज्यूम होते चले जाते हैं। तो ग्राफ नीचे 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 जा रहा है टाइम के साथ में। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो किसके टर्म्स में है, वो रिएक्टेंट के टर्म्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसका इन तीनों में से किसका ग्राफ हो सकता है तो आपको तुरंत बताना चाहिए कि ये ग्राफ अमोनिया के लिए हो सकता है क्योंकि अमोनिया रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट डिक्रीज होता है विद टाइम। यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन विद टाइम। तो इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए रेट मान लो 5 और 25 सेकंड के बीच में हमें निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन इन बिटवीन 5 सेकंड एंड 25 सेकंड, इनके बीच में निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ देखिए इधर आइए, ग्राफ के बाद यहाँ से आपको नोट्स बनाते हुए इधर आना है, उसके बाद इधर आना है। रेट बिटवीन 5 to 20 सेकंड, तो इसको हम बोलते हैं, जब हम 2 टाइम इंटरवल्स के बीच में रेट निकाल रहे हैं उसको रेट एवरेज बोलते हैं, यानी आर एवरेज या रेट एवरेज। तो एवरेज रेट बोलते हैं। एवरेज रेट या क्या है, -del R अपॉन del T। del R मतलब कंसंट्रेशन चेंज। तो del R को हम T2 - T1 से निकालते हैं और del T को T2 - T1 से निकालते हैं। तो यहाँ देखिए T1 T2 कौन है, 0 से चले तो पहला टाइम हमें कौन सा मिला
5 मिला, तो 5 हो गया T1, और बाद का टाइम जो है वो 25 बाद में मिला, तो ये हो गया T2। C1 कहाँ मिलेगा हमको, तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 से, यानी T1 से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इधर। ये ग्राफ लाइन मिली थी हमको, ये जो रेड लाइन है ये मिल रहा है आपको ग्राफ टाइम और कंसंट्रेशन का। तो इस रेड लाइन को काट, इस तरह से यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे कि ये रेड लाइन को काटे। रेड लाइन, ये जो ग्राफ की लाइन है, इस लाइन को जिस पॉइंट पे काटा, इस पॉइंट से हम उधर कंसंट्रेशन एक्सिस की तरफ बढ़ाएंगे। तो कंसंट्रेशन एक्सिस पर जहाँ काटा, यानी T1 के करस्पॉन्डिंग वो कंसंट्रेशन हुआ C1। ऐसे यहाँ पे T2 की लाइन को, T2 के करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ से लाइन डालेंगे, खींचेंगे इस ग्राफ लाइन को, जहाँ काटेगा ग्राफ को वहाँ से इधर बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन एक्सिस की तरफ। तो ये जहाँ काटेगा वो कंसंट्रेशन हो गया, T2 के करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन हो गया C2। तो यहाँ देखो दिख रहा है आपको C2 कम है, C1 ज्यादा है। ठीक है, तो समझ गए ना ग्राफ कैसे निकालना है। T1 के करस्पॉन्डिंग ये कंसंट्रेशन हुआ और T2 के करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन ये हुआ। इस लाइन ने जहाँ का T2 से लाइन खींची, ये लाइन जहाँ काटेगी वहाँ से इधर बढ़ा देंगे, ये C2 हुआ। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट एवरेज हो गया C2 माइनस C1। C2 की वैल्यू है यहाँ पर देखिए, C2 है 0.01, तो C2 रखा हमने 0.01 और माइनस 0.04, और रिएक्टेंट के टर्म्स में हम लिख रहे हैं इसीलिए हमने पहले से माइनस साइन भी लगा रखा है। तो इसमें से जाएगा तो माइनस 0.03 बचा, नीचे 15, 0.03 डिवाइडेड बाई 15 ये आया 0.002 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यानी यूनिट क्या होगी, कितना कंसंट्रेशन खर्च हुआ कितने टाइम में, यानी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, कंसंट्रेशन को हम काय में नापते हैं, मोल पर लीटर में नापते हैं, और अपॉन टाइम की यूनिट, तो ये क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को नाप रहे हैं, यानी ये लिक्विड है, कंसंट्रेशन हम उनका नाप रहे हैं तब। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गैसियस प्रोडक्ट है, गैसियस रिएक्टेंट है, उस समय क्या होता है, प्रेशर रिलीज होगा, तो प्रेशर से हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखते हैं। यानी प्रेशर के टर्म्स में क्या लिखेंगे, प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम। प्रेशर अगर एटीएम में नापा है तो एटीएम डिवाइडेड बाय सेकेंड, एटीएम पर सेकेंड, या बार में नापा है तो बार पर सेकेंड, या पास्कल में नापा है तो पास्कल पर सेकेंड पर मिनट, जो भी यूनिट होगी टाइम की और प्रेशर की, उसके हिसाब से यूनिट निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रेशर के टर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिख सकते हैं और कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन के टर्म्स में मोल पर लीटर पर सेकंड, प्रेशर के टर्म्स में एटीएम पर सेकंड। ठीक, जनरली एटीएम पर सेकंड यूज होती है। और देन नेक्स्ट है, आइए इधर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता चल गया, इज द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स, यानी दो टाइम इंटरवल्स के बीच में जिसको हम नापते हैं वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आर एवरेज, यहाँ पे हमारा क्या निकला है, 2 × 10⁻³ निकला है। ये हमारा क्या है, आर एवरेज है, यानी ये आर एवरेज हमने जो निकाला है, ये जो ये वाला आर एवरेज है, ये वाला। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, the rate of reaction at any instant of time is called as instantaneous rate of reaction। एक पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब तात्कालिक, तात्कालिक मतलब उसी क्षण पर, उसी सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, -dx/dt। dx/dt क्या है, dx है वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन और dt है वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये dx और dt। अब इसमें देखिए, ये जो ग्राफ आपने बनाया है, इसमें dx/dt से यानी हम कैसे निकालेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाएगा। सपोज हमने आपसे कह दिया कि 15th सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन एट 15th सेकंड। 15th सेकंड कहाँ है, देखिए इसमें ये है हमारा 15th सेकंड। 15th सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 15th के अपोजिट यहाँ पे लाइन खींचेंगे और यहाँ ये देखेंगे, ये वाली जो ग्राफ लाइन है जो आपने
कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ खींचा था, वो जो लाइन है उस लाइन को ये कहाँ पर टच कर रहा है, तो 15 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आता है यहाँ पर, ये ठीक। अब इस पॉइंट पे एकदम स्मॉल टाइम है, स्मॉल कंसंट्रेशन है, मेजर कैसे करेंगे, तो इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट को टच करते हुए एक टेंजेंट खींच लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए। एक टेंजेंट यहाँ पर खींच लेते हैं इस पॉइंट को टच करते हुए, ये ठीक है। ये टेंजेंट हमने ये खींच लिया। अब इस टेंजेंट के स्लोप से निकालते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, यानी अब स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस स्लोप हो गया, तो इसको जब निकालेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको यहाँ से ऐसे ट्राइंगल एक छोटा सा बना लेंगे इसको, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, उससे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी। तो 15 सेकंड पर जानने के लिए हमने क्या किया, ये 15 सेकंड के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ग्राफ पर ये आ रहा है, इसके यहाँ पर पॉइंट के थोड़ा आगे थोड़ा पीछे बढ़ाते हुए एक टेंजेंट खींच दिया, लाइन खींच दी टेंजेंट। अब इसका स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका एक ये ट्राइंगल बना लिया, यहाँ से लाइन खींच करके इस ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर कितना है 0.03 और ये 0.01, यानी 0.01 माइनस 0.03 करेंगे, और यहाँ टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, ये 10 to 20, तो 20 माइनस 10 और 0.01 माइनस ये सॉरी हाँ 0.01 माइनस 0.03, तो आर इंस्टेंटेनियस क्या हो गया यहाँ पर देखिए 0.01 ये वाला और 0.03 ये वाला C1 वाला ये, और डिवाइडेड बाय इसका बेस, ठीक, ये वाली वैल्यू ये आ गई 20 माइनस 10, तो ये हो गया 0.02 डिवाइडेड बाय 10, 0.002 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या 2.0 इंटू 10 to the power -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आर इंस्टेंटेनियस क्या है और आर एवरेज क्या है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, आपसे पूछा जा सकता है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये पूछा जा सकता है, या कुछ और पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इन पर बेस्ड आते हैं। इसको जितना आप थ्योरी आपकी तैयार होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन समझ लेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ, जैसे ये हमने कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ खींचा है रिएक्टेंट के लिए, वैसे ही कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ हम खींच सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम, ये इनके लिए भी यानी N2 के लिए भी और H2 के लिए भी, इन दोनों के लिए भी कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ खींच सकते हैं, जैसे हमने यहाँ अमोनिया के लिए खींच लिया। या किसी भी रिएक्टेंट के लिए जो ग्राफ है कंसंट्रेशन और टाइम का वो इसी तरह से आएगा, नीचे को जाता हुआ, और प्रोडक्ट के टर्म्स में ग्राफ कैसे, ग्राफ लाइन कैसी जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं ग्राफ लाइन ऊपर को जाएगी, ठीक है। तो बच्चों देखिए प्रोडक्ट के टर्म्स में ग्राफ दिया गया है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, यानी अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, या नहीं बनाया और हमको ये ग्राफ दिया गया, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज होता है, और ये ग्राफ में क्या हो रहा है देखिए, जब टाइम 0 है तब कंसंट्रेशन भी 0 है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ा है, यानी ये ग्राफ क्या कह रहा है, सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इंक्रीजिंग हियर, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इज इंक्रीजिंग विद टाइम, एक शब्द और यहाँ पे जोड़ लीजिए, सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ये शब्द और जोड़ लीजिए, यानी टाइम के साथ में कंसंट्रेशन स्पीसीज का बढ़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बताता है। कैसे हम इससे रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो इससे भी हम जैसे रिएक्टेंट के टर्म्स में निकाल सकते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, वैसे ही हम यहाँ भी एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। एवरेज रेट का मतलब हुआ 2 टाइम इंटरवल्स के बीच में, सपोज हमें 5 और 25 सेकंड के बीच में एवरेज रेट निकालना है, तो आर एवरेज ये हो गया बिटवीन 5 to 25 सेकंड। निकालने के लिए हम देखेंगे कि 5 से ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन हमको ग्राफ बता रही है कंसंट्रेशन इंक्रीज का, ध्यान दीजिए
इस ग्राफ में इधर हमने लिया है टाइम और इधर लिया है कंसंट्रेशन, और रेड लाइन हमको बता रही है कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ में कैसे बढ़ रहा है। तो हमें 5 और 25 के बीच में आर एवरेज निकालना है। तो 5 सेकंड पर हम देखेंगे, 5 सेकंड के परपेंडिकुलर यहाँ पर डालेंगे और इस पॉइंट पे कटी ये वाली ग्राफ लाइन, इस पॉइंट से कंसंट्रेशन एक्सिस की तरफ हम ले जाएंगे एक डॉटेड लाइन। इसका मतलब T1 के करस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन T1 है वो 0.01 है। इसी तरह से जो 25 मिनट है वो बाद में 25 सेकंड बाद में टाइम आया, तो 25 सेकंड के करस्पॉन्डिंग हम फिर से एक ऐसी लाइन डालेंगे। इस लाइन को यानी ग्राफ लाइन को, ये 25 के करस्पॉन्डिंग लाइन जो कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही, इस पॉइंट से हम ये यहाँ डालेंगे। ये ग्राफ बनना नहीं, ग्राफ एक्चुअल में ये है, एक्चुअल ग्राफ सिर्फ ये लाइन है। ये हम आपको रेट समझाने के लिए डॉटेड लाइन बना दिए हैं, ध्यान से समझिए। 25 से हमने यहाँ डाला परपेंडिकुलर, यहाँ काटा, यहाँ से हम परपेंडिकुलर इस लाइन पे डालेंगे, तो इसने यहाँ काटा, यानी 25 के करस्पॉन्डिंग 25 टाइम जब है 25 सेकंड के करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन जो है वो 0.04 है, यानी C2 हो गया हमारा 0.04। यानी इस केस में ये 0.01 ये हो गया हमारा C1, क्योंकि ये T1 के करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन है, और 0.04 ये हो गया हमारा C2, क्योंकि ये T2 के करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन है। तो आर एवरेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, del P अपॉन del T। del P कैसे निकालेंगे, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस del P का मतलब हुआ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज कैसे निकालेंगे, C2 बाद वाले कंसंट्रेशन माइनस पहले वाले, यानी C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस C1। यहाँ पे C2 है आपका 0.04 और C1 है 0.01 और T2 है 25 और T1 है 5, तो इसमें से घटाएंगे तो ये आ गया 0.013 अपॉन 20। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया आर एवरेज के लिए 0.0015 मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, या फिर 1.5, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे अगर, तो 1.5 × 10⁻³ मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। इसी को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालना हुआ तो आर इंस्टेंटेनियस, सपोज हमें निकालना है 10th सेकंड पे कितना इंस्टेंटेनियस रेट है, 10वें सेकंड पे रेट निकालना है, 10वीं के पर कितना रेट है। तो हम क्या करेंगे, 10वें के 10 जो 10 सेकंड है, 10 सेकंड पर से लेकर के एक परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे ग्राफ लाइन पे। इस ग्राफ लाइन पर इसने यहाँ काटा, इस पॉइंट पे काटा। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसी लाइन पर, इस ग्राफ लाइन पर ही इस पॉइंट के थोड़ा आगे थोड़ा पीछे एक लाइन को एक्सटेंड करके बना देंगे। जितना इधर खिसकेंगे उतना ही इधर खिसकेंगे करके हमने एक यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ये ब्लैक कलर से खींच दी, इसको बोलते हैं टेंजेंट ड्रॉ किया। तो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब ये टेंजेंट का जो स्लोप होता है, इस स्लोप को हम मानेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ इधर देखेंगे, काटेंगे, जैसे यहाँ पे डॉटेड लाइन बढ़ाई थी, इस पॉइंट से डॉटेड लाइन टाइम पर लाएंगे और इस पॉइंट से टाइम पर लाएंगे। तो इन दोनों टाइम के बीच का जो टाइम हुआ वो हम रखेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है, ये जब हमने इस पॉइंट से इसको नीचे टाइम एक्सिस पर ले आया तो टाइम पर आकर इसने 13 पे काटा, तो ये हो गया 13 और T2 हो गया 13 और T1 हो गया 5। तो ये हमारा 13 और 5 हमने ये लिखा। कंसंट्रेशन के लिए देखेंगे तो इस पॉइंट से इधर कंसंट्रेशन एक्सिस पे जाएंगे और इस पॉइंट से कंसंट्रेशन एक्सिस पे जाएंगे। तो इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन एक्सिस सपोज 0.027 है और इस पॉइंट से कंसंट्रेशन एक्सिस सपोज 0.01 आ रहा है। तो 0.027 को मान लेते हैं हम, इसको 0.01 है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 0.01 है। तो यहाँ पे ये 0.01 आ गया C1 और ये आ गया C2। तो हमने 0.027 में से इसको घटा करके ये इसके 0.017 आ गया और 13 में से 5 गया 8 आ गया, तो 0.0021 मोल लीटर सेकंड इनवर्स इसकी वैल्यू आई। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में रखेंगे, 2.1 × 10⁻³ मोल लीटर सेकंड इनवर्स। इस तरह से हम प्रोडक्ट के टर्म्स में भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं ग्राफ को देख करके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।